प्यारे बच्चों, नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का सेशन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें आज कक्षा 11 भौतिक विज्ञान की वार्षिक परीक्षा 2024-25 का बहुत ही बेहतरीन मॉडल आज यहाँ पर लेकर के आए हैं। और ये मॉडल पेपर आप लोगों के ही से प्राप्त हुआ है और ये उम्मीद की गई है कि पूरा का पूरा पेपर हल कराया जाए। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए पूरे पेपर को यहाँ पर आज हम यहाँ हल कराने जा रहे हैं। इसके लिए क्या करना है, आपको लाइक और शेयर तो जरूर करिएगा और साथ में कागज कलम उठा के साथ में रखिएगा, फिर पढ़ने में बहुत मजा आएगा। तो फिर जल्दी से शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो आइए पहले क्वेश्चन पे। और आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा समय का मात्रक है। तो देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है। समय का मात्रक कौन है? ये पारिशेक जो है वो दूरी का मात्रक है, और प्रकाश वर्ष भी दूरी का मात्रक है, और माइक्रोन भी दूरी का मात्रक है। लेकिन सेकंड जो है वो किसका मात्रक है? समय का मात्रक है। सबको पता है, इसलिए यहां पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, पारिशेक क्या है? दूरी का मात्रक है, और ये होता किसके बराबर है? 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर। प्रकाश वर्ष, या हम ऐसे बोले कि सबसे बड़ी दूरी नापने का यानी दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक है प्रकाश पारिशेक। फिर सेकंड नंबर पर है प्रकाश वर्ष, और ये छोटा वाला मात्रक कौन सा है? ये माइक्रोन होता है। ये भी सबको पता है। ये माइक्रोन बहुत छोटा मात्रक होता है, 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। किसके? 1 माइक्रोन बराबर होता है। 1 माइक्रोन बराबर है 10⁻⁻6 मीटर। आइए अगले प्रश्न में। तापमान बढ़ाने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तापमान बढ़ाने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जरा भैया बताइए। ऑप्शन नंबर यहां पर दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है बढ़ जाती है, दूसरा है घट जाती है, तीसरा ऑप्शन लिखा इनमें से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और लास्ट वाला ऑप्शन दिया है कोई नहीं इनमें से। तो ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, और कितनी बढ़ती है? यदि 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ा दिया जाए तो ध्वनि की चाल बढ़ती है 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। तो यहां पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब आइए अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न दिया है सेकंड लोलक का आवर्त काल कितना होता है? ऑप्शन है एक सेकंड, फिर है 2 सेकंड, फिर 3 सेकंड, और फिर है 4 सेकंड। तो सेकंड लोलक का आवर्त काल होता है 2 सेकंड, ना होता है 1 सेकंड, ना होता है 3 सेकंड, ना होता है 4 सेकंड। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सही हो जाएगा सेकंड नंबर 2 सेकंड। सेकंड लोलक का ध्यान रखना है, सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन बहुत आसान। संवेग का मात्रक क्या है? तो संवेग का मात्रक आपसे दिया गया है मीटर प्रति सेकंड। ये तो नहीं होता है भैया, ये तो होता है चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। दूसरा है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, और तीसरा ऑप्शन है न्यूटन मीटर। ये न्यूटन मीटर ये है कार्य का मात्रक। और डी जो ऑप्शन दिया है चौथा, किलोग्राम इनवर्स मीटर सेकंड इनवर्स। तो ध्यान दीजिएगा, ये वाले दो मात्रक तो नहीं हो सकते। ठीक है, अब इन दोनों में तलाश करिए कौन सा होता है। तो पहले हम आ जाइए, संवेग का जो फार्मूला होता है, संवेग बराबर होता है P बराबर होगा m इंटू वी। m का किससे लिखेंगे? किलोग्राम से लिखेंगे। और चाल का मात्रक यहां सामने पहले ऑप्शन में लिखा था मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर ये हो गया प्रति सेकंड। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब आइए अगला प्रश्न में, और अगला प्रश्न है बेहद इंटरेस्टिंग। खुले आर्गन पाइप में सन्नाटी उत्पन्न होते हैं, हार्मोनिक कौन से उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन दिया गया केवल सम, और ऑप्शन नंबर बी दिया गया है केवल विषम, और ऑप्शन नंबर सी दिया गया है सम और विषम दोनों, और ऑप्शन नंबर डी
इनमें से कोई नहीं। तो खुला आर्गन पाइप, खुले आर्गन पाइप में देखिए सम और विषम दोनों प्रकार के सन्नादी उत्पन्न होते हैं, हार्मोनिक दोनों प्रकार के उत्पन्न होते हैं, इसीलिए खुले आर्गन पाइप की जो ध्वनि है वो सबसे ज्यादा मधुर होती है। ठीक है, तो क्या कहेंगे, खुले आर्गन पाइप की जो ध्वनि है वो सबसे ज्यादा मधुर होती है, इसलिए यहां पर ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरा, सम और विषम दोनों प्रकार के। अब आइए अगला प्रश्न जो है, पिंड का पलायन वेग, यानी किसी पिंड का पलायन वेग उसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है, द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, द्रव्यमान के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है और द्रव्यमान पर निर्भर ही नहीं करता है। तो जरा बताइए भैया आंसर क्या सही होगा, कमेंट करके जरा बोलिए कौन सा सही होगा। पलायन वेग किस पर निर्भर करता है, या पलायन वेग का रिलेशन किस से है? तो पहला बताया, तो ध्यान दीजिएगा यहां पर फॉर्मूला आपने पढ़ा है v बराबर √2g इंटू आर ई, ये पलायन वेग का फॉर्मूला है। ठीक है, हम यहां पर एक लाइन और बढ़ा लें, वी बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 कैपिटल जी एम ई अपान आर ई, ये फार्मूला बनता है। तो यहां पर एम ई जो है पृथ्वी का द्रव्यमान है और यहां जो है वो पिंड का द्रव्यमान कहीं आ ही नहीं रहा है, इसका मतलब पलायन वेग जो है पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी सही हो जाएगा। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, अब चाहे कोई छोटी वस्तु यानी कम द्रव्यमान की वस्तु को आप इतने वेग से फेंके कि वो अंतरिक्ष में चली जाए, दोबारा वापस ना आए, और चाहे कोई बड़ी वस्तु को आप इतने वेग से फेंकें कि वो पलायन मतलब अंतरिक्ष में चली जाए, दोबारा वापस ना आए, यानी पलायन कर जाए, वह जो वेग होता है वो ध्यान रखना है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ये पलायन वेग का मान ये द्रव्यमान पर डिपेंड ही नहीं करता है। अब आइए खंड बा में, 1 माइक्रोन कितने मीटर के बराबर होता है? इसका आंसर हमने अभी आपको दे दिया है इसी में जो है सेशन में। 1 माइक्रोन होता है 10⁻⁻6 मीटर। क्या होता है? 10⁻⁻6 मीटर। अगला क्वेश्चन दिया है कार्य का विमीय सूत्र निकालिए। तो कार्य का विमीय सूत्र निकालना है, आपको लिखना है कार्य का फॉर्मूला क्या बनता है भैया, F इंटू डी बनता है, और F की जगह पर आप विमीय सूत्र लिखेंगे mL/T⁻², और यहाँ D ये भी तो दूरी ही है, विस्थापन है, दोनों को एक में मिला लीजिएगा तो फॉर्मूला हमारा बन जाएगा या विमीय सूत्र बन जाएगा mL² T⁻²। ये निकल गया कार्य का विमीय सूत्र mL² T⁻²। अगला क्वेश्चन ये दिया है समतापी प्रक्रम किसे कहते हैं? जैसे नाम से पता चल रहा है समतापी प्रक्रम क्या है, परिवर्तन के दौरान, प्रक्रम के दौरान तापमान में यदि परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे उष्मागतिक निकाय को समतापी प्रक्रम कहते हैं। यानी परिवर्तन तो हो जाए लेकिन ताप में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, ऐसे प्रक्रम को क्या कहते हैं? समतापी प्रक्रम कहते हैं। और ये उदाहरण क्या है, जैसे आप बर्फ ले लीजिए और बर्फ को आप किसी बर्तन में रख दीजिए, थर्मामीटर लगा दीजिए, थर्मामीटर लगाने पर वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड बताएगा, उसको आप उष्मा देना शुरू करिएगा तो तब तक वो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा जब तक उस पूरी की पूरी बर्फ पिघल नहीं जाएगी। तो उस समय जो परिवर्तन हुआ ठोस से द्रव में, वो परिवर्तन क्या कहलाएगा? समतापी प्रक्रम कहलाता है। अगला क्वेश्चन आता है विस्पंद किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विस्पंद किसे कहते हैं? तो जब लगभग, ध्यान दीजिएगा, जब लगभग समान आवृत्ति की 2 तरंगें उत्पन्न की जाती हैं, या बोले ऐसे, जब लगभग समान आवृत्ति की 2 ध्वनि तरंगें उत्पन्न की जाती हैं तो उनके अध्यारोपण से ध्वनि की तीव्रता किसी बिंदु पर ज्यादा और किसी उसी बिंदु पर
कम होती है, बिंदु बदल नहीं रहा, किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता ज्यादा और कभी कम होती है, इस ध्वनि में उतार चढ़ाव को विस्पंद कहते हैं। तो क्या बोलेंगे, जरा फिर से बोलिए हमारे साथ। जब लगभग समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे, कितनी, दो ध्वनि तरंगे एक साथ उत्पन्न की जाती हैं, तो माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता बारी बारी से घटती और बढ़ती है। ध्वनि की तीव्रता में इस अप डाउन यानी उतार चढ़ाव को विस्पंद कहते हैं, और एक सेकंड में जितनी बार ये अप डाउन होता है उसे कहते हैं विस्पंद आवृत्ति। और ये किसके बराबर होती है, विस्पंद आवृत्ति स्वरित्रों की आवृत्तियों के अंतर के बराबर होती है। तो किसके बराबर आएगी यहां पर, आवृत्तियों के अंतर के बराबर। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं N1 डिफरेंस N2। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, एक जूल को अर्ग में बदलिए। एक जूल को किस में बदलना है, अर्ग में। तो जैसा कि आपको पता है जूल ये मात्रक है कार्य का और अर्ग मात्रक भी है कार्य का, लेकिन जूल है एमकेएस सिस्टम में कार्य का मात्रक और अर्ग है सीजीएस सिस्टम में कार्य का मात्रक। अब रिलेशन क्या होता है, ये रिलेशन होता है एक जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग। कितना होता है, एक जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग होता है। इसको आप क्या करिएगा, बिमी विश्लेषण द्वारा एक पद्धति से दूसरे पद्धति में मात्रक को बदलने का तरीका अप्लाई करके आप इसको लगा सकते हैं। अब आइए अगले खंड सा में, और क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, पृथ्वी के केंद्र से 6.7 गुणे 10 की पावर 10 मीटर की दूरी पर स्थित 100 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, वो आपको बताना है। यानी बताया कि कोई 100 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड है और पृथ्वी के केंद्र से 6.7 गुणे 10 की पावर 10 मीटर की दूरी पर है, तो उस पिंड में गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का मान कितना होगा वो निकालना है। तो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला होता है U बराबर, माइनस निशान लगा लीजिएगा यहां पर, कैपिटल G MEM अपान, देखिए यहां पर RE प्लस H लिख लें, या क्वेश्चन के हिसाब से केंद्र से दूरी टोटल ये दिखी है R, तो मैं इसको R भी लिख सकता हूं। तो फार्मूला हम ऐसे भी बना सकते हैं, माइनस कैपिटल G MEM अपान R। अब क्या है, R का मान देखिए सामने लिखा हुआ है 6.7 गुणे 10 की पावर 10 मीटर, ये हो गया है। कैपिटल G का मान देखो ये लिखा हुआ है, कैपिटल G का मान 6.7 गुणे 10 की पावर -11। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर मात्रक नहीं लिख रहा हूं मैं, यहां से नकल मार के उतार रहा हूं। और यहां पर जो M लिखा है वो M है कितना, 6 गुणे 10 की पावर 24। ये M नहीं है बल्कि ये है पृथ्वी का द्रव्यमान, तो M मैं यहां पर लिखता हूं कितना, 100 किलोग्राम, ये हो गया। और पृथ्वी का द्रव्यमान कितना लिखा हुआ है, 6 गुणे या 6.0 गुणे 10 की पावर 24 किलोग्राम। अब जरा देख लीजिएगा, सब मान इसमें कहीं ना कहीं दिए हुए हैं। कैपिटल G का भी मान दिया हुआ है, ME का भी द्रव्यमान दिया हुआ है, M का भी द्रव्यमान 100 किलोग्राम के रूप में दिया हुआ है, और R का भी मान यहां पर 6.7 गुणे 10 की पावर 10 के रूप में दिया हुआ है। सिर्फ मान डाल करके कैलकुलेशन करके आंसर निकाल लेना है। चलिए इसको मैं बता देता हूं भैया, मान लीजिए कहीं दिक्कत आ रही हो तो U बराबर लिखिएगा माइनस कैपिटल G का मान आप क्या लिखेंगे, 6.7 गुणे 10 की पावर -11। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, पृथ्वी का द्रव्यमान आप लिखिएगा 6.0 गुणे 10 की पावर 24 लिख लीजिएगा। और M का मान कितना है, 100 लिख लीजिएगा। R का मान है 6.7 गुणे 10 की पावर
10 ये हो गया। ठीक, अब क्या करना है, अब भैया इतना काम आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, ये हो गया। ठीक, अब बस आपको u बराबर लिख देना है 10 की पावर -11, ये हो गया। नीचे से जब पावर 10 की पावर माइनस ऊपर जाएगी ऊपर, तो 10 की पावर -10 हो जाएगा, तो 10 की पावर ये 10 हो गया है। अब यहां देखिएगा 6 गुणे 10 की पावर 24, तो कितने होते हैं, 26 होते हैं, जरा समझिएगा। 10 की पावर -11 यहां लिख लिया। 10 की पावर -10 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 10 की पावर 10 ये बटे में था, ऊपर गया, इसका साइन बदल गया, माइनस का हो गया। और 6 गुणे 10 की पावर 24 पहले से लिखा था, तो 6 गुणे 10 की पावर 24 लिखा, लेकिन ये 100 भी लिखा था, 24 में मैंने 2 जोड़ दिया, पावर कितनी हो गई, 26 हो गई। तो बस अब आंसर निकालना बाकी रह गया, चलिए उसको भी निकाल देते हैं। माइनस का निशान लगाइएगा, 6 लिखिएगा। अब बताओ यहां पर ये 10 और 11 मिलकर कितना होता है, -21 हो जाएगा। तो यहां पर 10 की पावर आप -21 लिख लीजिएगा, और 10 की पावर ये 26 लिखिएगा। 21 में से 26 घटाएंगे तो 5 बचेगा, तो u बराबर आ जाएगा -6 गुणे 10 की पावर 5 और जूल, ये हमारा हो गया आंसर। तो कितना आंसर मिल गया बच्चों, ये मिला u बराबर -6 गुणे 10 की पावर 5 जूल। अब आइए अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न देखो दिया है 1 किलोवाट घंटे को जूल में कन्वर्ट कीजिए, कितना होता है। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है। यहां पर फार्मूला आपका जाना पहचाना है, कौन सा, P बराबर W बटा T। हमको निकालना था W, तो W लिखिएगा, P गुणा T, ये होता ही है। लेकिन यहां पर जो W का मान तो जूल में निकालना है, P का मान वाट में नहीं लिखना है, बल्कि किलोवाट घंटे, किलोवाट में लिखना है। किलोवाट का मतलब हो गया 1000। कितना हो गया सर, 1000 हो गया। और टाइम यहां सेकंड में नहीं लिखना, बल्कि घंटे में लिखना है। और घंटे में, 1 घंटे में सेकंड कितने हो गए, 3600 सेकंड हो गए। तो मैंने यहां पर 3600 लिख दिया है। ठीक है, अब देखो कितने आ गए यहां पर, W बराबर, जरा जीरो को मैनेज करिए, तो मैं 3.6 यहां लिख लेता हूं, 3.6। और देखो 1 2 3 यहां दशमलव बढ़ गए इधर की तरफ, और 3 ये वाले जीरो मिलके आ जाएगा, 3 और 3 6, और आंसर आपको मिल गया कितना। हाँ बच्चों, तो बताइए कितना आंसर मिला। W बराबर 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल हो गया। ये 1 किलोवाट घंटे को आपने जूल में बदल दिया है। अब अगला क्वेश्चन यहां पर क्या है, देखिए, किस ताप पर वायु में ध्वनि की चाल 57 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर चाल की दुगनी हो जाएगी। यानी इन्होंने ये बताया कि आप ये बता दीजिए हमको भैया कि तापमान वायु का कितना बढ़ा दिया जाए कि जो ध्वनि की चाल 57 डिग्री सेंटीग्रेड पर थी उससे हो जाए दूनी। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं T1 बराबर, यानी कि पहले ये मान लीजिए V1 बराबर V, पहले चाल कितनी थी, V थी। सेकंड टर्म में चाल कितनी हो गई है, V2 बराबर 2V हो गई। यहां तक भी कोई मुश्किल नहीं है। पहले तापमान था कितना, पहले तापमान तो था 57। अब बस ध्यान रखना है यहां पर 273 ऐड कर लेंगे। कितना तो ऐड करेंगे, 273। अब 273 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, बता बेटा। T1 बराबर 7 3 10 हो गया है, 7 5 12 13 हो गया है, और 2 1 3 हो गया है। ठीक है, जरा फिर से देख लीजिएगा, 7 और 3 10 हुआ, 5 और 7 12 1 13 हुआ, 2 और 1 3 हो गया। इतना ये आपको मालूम हो गया केल्विन। ठीक है, अब T2 हमको है पता करना, तो T2 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब आती है बात, यहां पर फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे। तो फार्मूला आपका जाना पहचाना है, कौन सा, V1 अपान V2 बराबर अंडर रूट T1 अपान T2, ये हो गया। तो V1 की जगह पर आप V लिख लीजिएगा, V2 की जगह पर 2V लिखिएगा, अंडर रूट
T1 की जगह पर आपको लिखना है 330, तो मैंने यहां पर 330 लिख लिया है, और T2 की जगह पर T2 लिख लिया है। यहां तक भी कोई मुश्किल नहीं है। अब V से V हटा दीजिएगा। इधर देखिए लेफ्ट साइड में 1/2 मिल रहा है, उधर लगा है अंडर रूट, तो मैं इसका वर्ग कर देता हूं। तो वर्ग करने पर क्या बन गया, 1/4 हो गया। और इधर का वर्गमूल गया हट, कितना आया, 330/T2 हो गया। क्रॉस गुणा आप कर लीजिएगा, तो T2 बराबर कितना आएगा, T2 बराबर 0 आ गया, 4 तिया 12 हो गया, हासिल 1 मिल गया, 4 तिया 12 और 13, तो T2 बराबर हो गया 1320। यहां पर ये केल्विन में निकल गया, आपको डिग्री सेंटीग्रेड में निकालना है, तो टेम्परेचर निकालना है T2, तो आपको 1320 लिखना है और 273 इसमें से माइनस कर देना है। ठीक, तो जब माइनस करेंगे तो यहां पर देखिए कितना आएगा, 10 में से 3 जाएगा, कितना आएगा, ये आएगा 7। यहां पर बचेगा कितना, 11, और 11 में से 7 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4 हो गया। अब बताओ 2 में से 2 जाएगा तो 0 बचेगा, 1000 जाएगा। ठीक है, तो कितना आंसर मिल गया है, 1057। कितना मिल गया, 1057 डिग्री सेंटीग्रेड यदि हम तापमान कर देते हैं, तो ये जो है चाल, जितनी 57 डिग्री सेंटीग्रेड पर चाल होगी उसके जस्ट डबल होगी, शायद 57 बोल दिया है, 1047। जरा मिला लीजिएगा फिर से भैया, यहां पर 10 में से 3 जाएगा, 7 बचेगा, यहां पर 11 इधर से घटाएंगे तो 11 में से 7 घटेगा, 4 आएगा, 2 में से 2, ठीक है, ठीक है। तो 1047 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की जो चाल होगी वो 57 डिग्री सेंटीग्रेड की चाल की डबल हो जाएगी। अब आइए अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है और आपसे आने वाली परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। ये क्या लिखा है, एक कण का वेग दिया है v, t बराबर है 7 sin 3t, ये लिखा हुआ है। आपसे पूछा गया है इसका त्वरण कितना है, तो वेग दिया गया है, इसका त्वरण निकालना है, तो आपको d/dt दोनों तरफ ऐड करना है। तो क्या बन जाएगा, यहां पर dv/dt हो जाएगा, इधर भी मैंने d/dt लिखा और 7 sin 3t लिख दिया है। कुछ नहीं किया है, मैंने दोनों साइड क्या लिख लिया है, d/dt जोड़ दिया है। तो पहले v था इधर की तरफ, तो ये हो गया dv/dt, उधर ये था 7 sin 3t, तो मैंने लिख लिया यहां पर। अब एक लाइन यहां पर बढ़ा लीजिएगा, dv/dt ये बना। 7 तो कांस्टेंट है, आप इसको बाहर ले जाइए और फिर ये हो जाएगा d/dt और sin 3t। यहां तक भी कोई मुश्किल नहीं है। अब ये dv/dt वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, मतलब ये हमारा हो गया क्या, ये a दिया हुआ है, तो आप यहां पर a लिख सकते हैं, ये a हो गया। अब हमको इसका करना है अवकलन sin 3t का, तो यहां पर सबसे पहले मतलब 3 तो 7 तो लिख ही लेता हूं। अब sin 3t का जो यहां पर sin 3t लिखा है, इसको हम 3t को t मान के अवकलन करेंगे, तो ये बनेगा cos 3t, यहां पर गुणे में लिख लीजिएगा cos 3t। ध्यान दीजिएगा, हमने यहां पर 3t नहीं देखा, हमने देखा कितना, ये 3t है, cos 3t ये हो गया। अब यहां पर sin 3t जो लिखा था, इसको मैंने देखा कि ये d/dt sin t है, तो इसका अवकलन क्या कर दिया, cos 3t। अब जिसको हमने फिर t माना है, इसको हम पुनः फिर अवकलन कर लेते हैं, और ये हो जाएगा 3t। 3 बाहर निकाल लीजिएगा, तो a बराबर हो जाएगा 7, ये वाला 3 बाहर आ जाएगा, तो यहां पर 3 हो जाएगा, और cos 3t, और बच्चा तुम्हारे पास कितना, d/dt इंटू t, इसका जो मान होता है वो होता है 1, तो यहां पर आप 1 लिखिए या ना लिखिए, तो त्वरण कितना निकल गया, 21 cos 3t, और ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। क्या आया, त्वरण a बराबर 21 cos 3t।
अब आइए अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है और क्या है जरा देखिए भैया। चार अणुओं की चाल दे रखी है कि चार अणु हैं जिनकी चाल v है, 2v है और 3v है और 4v है। अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल और औसत चाल कितनी है वो आपको निकालना है। तो देखिए यहां पर पहले पूछा गया है वर्ग माध्य मूल चाल, तो यहां हम लिख लेते हैं VRMS वर्ग माध्य मूल चाल। अंडर रूट का बड़ा सा निशान लगा देते हैं। अब क्या करना है, जो चाल दे रखी इसका स्क्वायर कर देंगे, वर्ग कहा है तो v का स्क्वायर करेंगे तो v हो जाएगा, समझिएगा थोड़ा सा। दो v का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4v स्क्वायर। कहां से आया जरा समझ लीजिएगा आप लोग भैया। 3v का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा प्लस 9v स्क्वायर और फिर कितना हो जाएगा, ये होगा 16v स्क्वायर। जरा एक बार फिर से देखिएगा, जो यहां पर वेग दिए थे 2 1 2 3 4, इनका बारी बारी से मैंने स्क्वायर कर दिया। v का स्क्वायर हुआ v स्क्वायर, v का स्क्वायर हुआ v स्क्वायर, 2v का स्क्वायर हो गया 4v स्क्वायर और 3v का स्क्वायर हो गया 9v स्क्वायर और 4v का स्क्वायर हो गया 16v स्क्वायर। और ये पद कितने थे, 4 थे, तो मैंने यहां पर 4 लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए क्या है बेटा, ऊपर का जोड़िएगा तो 1 और 4 मिलके कितना होता है, 5 होता है। 5 और 9 मिलके 14 होता है। 14 और 16 मिलके होता है कितना, 30 होता है। तो ये हमारे पास बन गया 30 और v स्क्वायर बटे 4। इसको यदि आप भाग कर लेते हैं तो ये 7.5 आ जाता है। 30 को जब भाग करेंगे तो आंसर हमारा निकल गया VRMS बराबर ये अंडर रूट 7.5। तो ये बना और इसके मैं बाहर चाहे ऐसे लिख के और ये v अलग हो गया है। ध्यान रखना है कि अंडर रूट 7.5 अलग है और v अलग है। ये निकल गया इन अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल। अब देखिए इसमें अगला प्रश्न और इसके साथ जुड़ा था, औसत चाल बताइए। तो औसत के लिए सबको पता है कुल बटे पदों की संख्या। तो मैं सीधे यहां पर औसत चाल कितनी हो जाएगी, बराबर निशान लगा दीजिएगा। v लिखिए प्लस 2v लिखिए प्लस 3v लिखिए और प्लस 4v लिखिए और बटे कितना कर दीजिएगा, 4 कर दीजिएगा। तो आप जोड़िए जरा, 2 और 1 3 3 6 और 4 10, ये कितना आया 10v हो गया है और 4 से भाग कर लीजिए तो 2.5 हो गया। तो कितना आंसर मिल गया, 2.5 v। ये हो गई कौन सी चाल, एवरेज वेलोसिटी, औसत चाल। ठीक है, अब आइए अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न कहा गया t बराबर 2 पाई अंडर रूट L अपान जी का सत्यापन, वो भी बीमी विधि से करिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो सत्यापन जब बीमी विधि से आप करते हैं तो लेफ्ट साइड की बीमा और राइट साइड की बीमा या बीमी सूत्र हम बराबर कर लेते हैं और कहते हैं ये जो फार्मूला दिया गया है वो सही है। इन केस बराबर नहीं होती बीमाएं तो ये बोलेंगे ये फार्मूला सही नहीं है। तो यहां पर सबसे पहले आपने क्या लिखा, कैपिटल टी, यहां पर आवर्तकाल है, तनाव नहीं है, ध्यान रखना है। तो कैपिटल टी की विमा ये हो जाएगी बराबर कैपिटल टी। ध्यान रखना है ये समय है, आवर्त काल है, ये ध्यान रखना, आपको फार्मूला बताया भी गया होगा। तो कैपिटल टी की विमा कितनी हो जाएगी, कैपिटल टी या कैपिटल टी की का विमी सूत्र हो गया कैपिटल टी, वो भी बड़े ब्रैकेट के अंदर। अब यहां पर आइए 2 पाई तो कांस्टेंट है, आपको बताया गया ये बीमा का दोष है कि कांस्टेंट की बीमा नहीं होती है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। हमारे पास मिला कितना है, अंडर रूट L अपान जी लिखा है, इसकी बीमा लिखनी है कि विमा। तो देखिए अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। चलिए तो पहले यहां पर मैं एक साथ लिख लेता हूं, ये लंबाई L हो गई है और ये G क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है और त्वरण की बीमा होती है LT की पावर -2। क्या होती है, LT की पावर -2। तो मैंने यहां पर L
टी की पावर -2 लिखा और दोनों को बड़े ब्रैकेट में बंद करके पावर 1/2 लगा दिया। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर ही एल और एल को मैं हटा सकता हूं, तो मैंने हटा दिया है। और टी जो लिखा था कहां, बटे में नीचे, टी की पावर -2, इसको पहुंचा दिया कहां, ऊपर पहुंचा दिया, तो ये बन गया टी की पावर +2 और पावर लगा दी कितनी, 1/2। जैसा कि आपको पता है यदि घात की घात लगी होती है तो उसका गुणा हो जाता है, तो यहां पर हो जाएगा टी की पावर 2 और ये 1/2 लगा दिया है पावर, तो ये हो जाएगा टी की पावर 2 गुणा 1/2। ये कट गया, कितना आ गया, ये कैपिटल टी आ गया। अब जरा देख लीजिए भैया, दोनों तरफ की विमाएं थी, ये थी लेफ्ट साइड की विमा ये वाली और ये थी राइट साइड की विमा, दोनों बराबर आ रहे थे। बोल देंगे कि ये दिया गया फार्मूला क्या है, बिल्कुल 100% सही है। अब आइए अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न दिया है, सिद्ध कीजिए कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का होल ऑफ स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल ऑफ स्क्वायर। देखिए ये क्वेश्चन भाई थोड़ा परेशान करने वाला है, यानी कि आपको ये कठिन लग सकता है, लेकिन इसको सरल हम बनाएंगे और आपको हमारे साथ देखना है कैसे मैं लिखता हूं। ये लिखा हुआ है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल ऑफ स्क्वायर, आपने पढ़ा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर होता है ए बी साइन थीटा, तो लिख जाइए फिर। तो मैंने यहां पर क्या लिखा है, लेफ्ट साइड लिख लिया LHS बराबर क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल ऑफ स्क्वायर। ए वेक्टर लिखा, क्रॉस का निशान लगा दिया, बी वेक्टर लिख दिया, होल ऑफ स्क्वायर लगा दिया। इसको मैं लिख देता हूं ए बी साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, लिख गया। ठीक है, ये तो कर सकते हैं बिल्कुल। अब जरा देखिए यहां पर क्या करेंगे, मैंने लिख दिया ए स्क्वायर बी स्क्वायर और लिखा साइन स्क्वायर थीटा, अलग अलग स्क्वायर लगा दिया तीनों पे। अब आगे आइए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ब्रैकेट लगा के मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन को लिख लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आगे बढ़ाइए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से खोल दिया ब्रैकेट, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं, तो ये आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर। जरा यहां पे दिमाग लगाइए, जैसे अभी मैंने कहा था कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है ए बी साइन थीटा, उसी तरह से होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा। तो अब हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं माइनस निशान लगा के, और बोला ए बी कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। कुछ नहीं किया है, जो काम यहां किया गया था उसका मैंने उल्टा यहां पर लिख दिया है। अब आगे बढ़ाइए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, इसको हम लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो मैंने लिख दिया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ब्रैकेट बंद करके पावर 2 लगा दी। जरा मिला लीजिएगा राइट साइड क्या, ये तो है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर या ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल ऑफ स्क्वायर। अब देखिए क्या है, यहां पर ये 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये आपको बताना है सड़कों पर मोड़ केंद्र की ओर झुकावदार क्यों बनाए जाते हैं, इनका लाभ क्या है। कि आपने देखा होगा कि ये सड़क जहां पर मुड़ती है तो अंदर की तरफ जो होता है वो ढलान होता है, ऊपर की तरफ जो है उठा हुआ होता है। तो देखिए सड़क पर वाहन छोटे भी चल लेते हैं, बड़े भी वाहन चलते हैं, ठीक है। तो जब कोई बड़ा वाहन जैसे ट्रक निकल रहा है, अब छोटे वाहन को तो आप साइकिल चलाते हैं, मोड़ पे नहीं, आप सड़क ऐसी ऊंची नीची है, मतलब ये झुकावदार है, मतलब एक तरफ नीची है, तो आप साइकिल को मोड़ देते हैं, निकल जाते हैं। लेकिन ट्रक को तो मोड़ा नहीं जा सकता है, इसलिए क्या करते हैं उसके अंदर वाले सिरे को क्या कर देता है, नीचे किया जाता है। इसकी वजह से क्या होगा कि आवश्यक जो अब केंद्र बल मिलता है वो
सड़क के टायर और घर्षण के, यानी कि सड़क और टायर के बीच घर्षण बल से प्राप्त हो जाता है और आराम से वाहन मुड़ जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं प्रतिक्रिया बल जो है घटकों में डिवाइड होने की वजह से आवश्यक अपकेंद्र बल इसको आसानी से मिल जाता है और वो आराम से मुड़ जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, सिद्ध कीजिए कि रबर की अपेक्षा स्टील अधिक प्रत्यास्थ है। आपने पढ़ा भी होगा कि समान लंबाई की एक स्टील की तार है और एक समान लंबाई समान मोटाई का कोई रबर की डोरी है, उनसे समान द्रव्यमान के भार लटकाए जाते हैं तो रबर की डोरी में लंबाई में वृद्धि ज्यादा होती है, स्टील की लंबाई में वृद्धि कम होती है। तो इससे हम कंपेरिजन कर लेते हैं। फार्मूला आपने पढ़ा y बराबर mgl बटे पाई आर स्क्वायर एल। इससे कंपेरिजन करके दिखा सकते हैं कि जो है रबर की अपेक्षा स्टील अधिक प्रत्यास्थ है। अगला क्वेश्चन दिया है, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रहों के गति के संबंध में केपलर के नियम कौन से हैं? केपलर के ने 3 नियम बताए, आपको पता होगा, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, कोई मुश्किल नहीं है। जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा दीजिए, घूर्णन गति ऊर्जा का सूत्र लिखना है। तो ये मैं फार्मूला लिख लेता हूं, K बराबर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यहां पर K क्या है? गति ऊर्जा है, घूर्णन गति ऊर्जा। I क्या है? जड़त्व आघूर्ण है। ओमेगा क्या है? कोणीय वेग है। अगला क्वेश्चन आता है, आदर्श गैस समीकरण पीवी बराबर आर टी से आर के का विमीय सूत्र आपको निकालना है। तो क्या करना है जरा देखिए, ये जो है ये हम लिख लेते हैं पी वी बराबर आर टी। तो आर बराबर क्या बन जाएगा? पी वी अपान टी। जरा देखिएगा आर बराबर क्या बनेगा? पी वी अपान टी। अब P क्या है यहां पर? ये दाब है। V क्या है? आयतन है। और T क्या है? ताप है। आप इन तीनों के मान बारी बारी से डाल दीजिएगा, यानी विमीय सूत्र डालिएगा और हमारा फार्मूला बन के आ जाएगा, ये आएगा m l स्क्वायर T की पावर -2 a की पावर -1। क्या निकल के आ जाएगा? m l स्क्वायर T की पावर -2 और यहां पर गलती हो गई, ये थीटा होगा भैया, थीटा की पावर -1। ठीक है, क्या बनेगा? यहां हम के भी लिख सकते हैं, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 थीटा की पावर -1 है, के की पावर भी -1 लिखा जा सकता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां पर इसको लिख लीजिएगा। प्रक्षेप गति किसे कहते हैं? तो प्रक्षेप गति क्या होती है? यदि किसी वस्तु को क्षैतिज से 90 अंश के कोण पर फेंक दिया जाता है तो वह जिस प्रकार की गति करती है उसे क्या कहते हैं? प्रक्षेप गति कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई वो ये वस्तु है और ये आपने बताया कि ये क्षैतिज हो गया, ये ऊर्ध्वाधर हो गया, आपने ऐसे फेंक दिया तो ना ये क्षैतिज में है ना ऊर्ध्वाधर, इसके बीच में किसी वेग से फेंक दिया तो इसकी जो गति होती है वो क्या कहलाती है? प्रक्षेप गति कहलाती है। और जिस पथ पर ये ट्रेवल करती है उसे कहते हैं प्रक्षेप पथ। अगला देखिए क्या है, उपग्रह के परिक्रमण काल का व्यंजक स्थापित कीजिए। तो उपग्रह का परिक्रमण काल का फॉर्मूला बनता है कैपिटल टी बराबर 2 पाई अंडर रूट आर ई प्लस एच की होल पावर 3 बटे, क्या लिखेंगे? टी बराबर 2 पाई अंडर रूट आर ई प्लस एच की होल पावर 3 बटे कैपिटल जी इंटू एम ई। ये फार्मूला बन गया। यदि पृथ्वी तल से h ऊंचाई पे कोई उपग्रह चक्कर लगा रहा है तो उसके आवर्त काल का फार्मूला क्या बनता है? टी बराबर 2 पाई अंडर रूट आर ई प्लस एच की होल पावर 3 बटे कैपिटल जी एम ई। उष्मा इंजन किससे कहते हैं? तो वह ऐसी युक्ति जो उष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, क्या कहलाता है? उष्मीय ऊर्जा कहलाती है। तो मतलब उष्मा इंजन कहते हैं, यानी कोई ऐसी युक्ति जो उष्मा को लेकर उसको किसमें बदल दे? यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर दे, उसे क्या कहते हैं? उष्मा इंजन कहते हैं। और इसकी दक्षता का जो फार्मूला बनता है वो हमारा ये फार्मूला होता है ईटा बराबर 1 - Q2 अपान Q1। Q2 का मतलब होता है सिंक को दी जाने वाली उष्मा और Q1 का मतलब होता है कि कार्यकारी पदार्थ से प्राप्त होने वाली उष्मा। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन क्या है। अवकेंद्र त्वरण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो अवकेंद्र त्वरण का व्यंजक प्राप्त करेगा, बहुत आसान है। इस त्वरण के लिए बल
की दिशा क्या होती है, तो इसके लिए बल की दिशा सदैव केंद्र की तरफ होती है। अगला इसके साथ में क्वेश्चन लिखा हुआ है, कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है, इसको लिखना है। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसमें गति ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है या गति ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। अब आइए अगले प्रश्न में, तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ कंपनों के नियमों का उल्लेख कीजिए। तो कोई तनी हुई डोरी है, उसमें जो कंपन उत्पन्न होते हैं उसमें सम और विषम दोनों प्रकार के सन्नादि उत्पन्न होते हैं, जैसा कि अभी भी यहां पर बात आई थी कुछ। अगला क्वेश्चन था, सरल लोलक के प्रयोग में जी का मान लिखा हुआ है, स्मॉल जी बराबर 4 पाई स्क्वायर एल अपान टी स्क्वायर से ज्ञात किया गया। जी के मान में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका फार्मूला बनाना बहुत आसान है, बस सीधे यहां पर क्या लिखेगा, ये जी लिखा है तो आप कैपिटल डेल्टा जी अपान जी लिख लीजिएगा। भिन्नात्मक त्रुटि की बात की है यहाँ पर ये लिख लीजिएगा, मैक्सिमम लिखिएगा, 100 लिखने की जरूरत नहीं है, इससे आपका कोई मतलब नहीं है। ये हो जाएगा डेल्टा एल अपान एल होगा, प्लस ये देखिए पावर कितनी 2 है, तो 2 पावर मैं पहले लगा देता हूं, और डेल्टा टी अपान टी बस लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर अधिकतम की बात की जा रही, तो यहां पर मैं प्लस लिखूंगा। यदि बात ऐसे नॉर्मल की जाती तो यहां पर माइनस करते, क्योंकि जब इसको हम टी को ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, एल और टी की पावर -2 हो जाएगा, लेकिन यहां पर अधिकतम होने की वजह से प्लस लिखा गया है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, डोरी से बंधे कण की ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यानी किसी वस्तु को आप बांध लीजिए धागे से या किसी डोरी से और इसको ऊर्ध्वाधर ऐसे घुमाइए तो उसकी गति का व्यंजक क्या होता है। इसके लिए मैं कुछ बात आपको बता देता हूं। देखिए यहां पर जब ऐसे इसको घुमाएंगे, ऐसे वृत्त में घुमा रहे हैं डोरी से बांध करके, ये इस तरह से, तो जब वस्तु ऊपर की तरफ होगी तो यहां पर तनाव सबसे कम होगा। और एक ऐसी कंडीशन बता दें कि तनाव क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो जब तनाव 0 होगा तो उस कंडीशन में यहां पर जो चाल होगी वो √GL के बराबर होगी। ध्यान रखना कितने बराबर होगी, √GL के। और उस कंडीशन में यहां पर निम्नतम बिंदु पर तनाव कितना होगा, चाल कितनी होगी, वो हो जाएगी √5GL। ठीक है, तो इस कंडीशन में तनाव बल यहां पर कितना है, 0 है। लेकिन यहां पर जो तनाव बल होगा निम्नतम बिंदु पर, वो तनाव हो जाएगा 6 mg के बराबर। तो ये 4 बातें आपको ध्यान रखना है। यदि ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति कराना है किसी वस्तु को, तो उसकी सबसे न्यूनतम चाल उच्चतम बिंदु पर √GL होगी और निम्नतम बिंदु पर चाल √5GL होगी। यदि किसी वस्तु को आप ऐसे घुमाते हैं तो उसके सबसे न्यूनतम बिंदु पर चाल √5GL से कम है, तो वस्तु फिर ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, और इस कंडीशन में यहां पर जो तनाव बल कितना होगा, डोरी में तनाव बल कितना होगा, यहां पर तनाव बल 0 होगा, लेकिन यहां पर जो तनाव होगा वो 6 mg के बराबर होगा। बस आता है अगला प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और है क्या भैया, इन्होंने कोई कल्पना की क्या कि पृथ्वी अचानक सिकुड़ कर अपने आयतन का 1/16 हो जाए। पृथ्वी कुछ ऐसा हो जाए कि जितना इसका आयतन है वो चेंज होके 1/16 हो जाए, प्रेजेंट टाइम में जो आयतन है उसका कितना हो जाए, 1/16 हो जाए। द्रव्यमान लेकिन ना बदले, तो समय जो है एक दिन में घंटे कितने हो जाएंगे वो आपको बताना है। तो जरा देखिए भैया क्या यहाँ पर रिलेशन है। हमने ये मान लिया कि पृथ्वी की त्रिज्या वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में मैंने त्रिज्या RE मान ली। ठीक, और सिकुड़ने के बाद जब आयतन भैया 1/16 होगा तो त्रिज्या स्वाभाविक सी घट जाएगी, तो मैंने त्रिज्या को यहां पर लिख लिया है कितनी, R1 हो जाएगी। ये वर्तमान हो गई और ये हो गई भैया कल्पना वाली त्रिज्या। ठीक, अब और कुछ मत सोचिएगा, यहां पर क्या लिखेंगे, आयतन क्या है, ये प्रेजेंट टाइम का आयतन होगा 4/3 πr³, यहां पर ये मान लीजिए। और यहां पर क्या है, ये हो जाएगा 4/3 और πr⁴। ये बात भी शायद समझ में आ गई होगी। लेकिन यहां पर शर्त क्या बताई है कि ये जो त्रिज्या है, ये आयतन जो है इस वर्तमान का कितना हो जाए, 1/16 हो जाए, 64 हो जाए। तो मैं यहां पर क्या लिख देता हूं, 1/64। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, एक बार फिर से देख लीजिएगा। ये बताया गया कि यदि ऐसा कुछ हो जाए कि पृथ्वी का जो आयतन है वो वर्तमान आयतन का 1/64 हो जाए, तो हमने कहा भैया पहले आयतन कितना है,
4/3 पाई आर क्यूब, ये तो आयतन हो गया गोले का। और ये हमने लिखा 4/3 पाई आर 1 क्यूब, लेकिन इसका जो मान है वर्तमान का 1/64 हो जाए तो ये हमने लिख लिया, ये तो गायब हो गया इधर से, 4/3 पाई आर क्यूब इधर घट गया। तो अब बचा कितना, 1/64, 1/64 आर क्यूब या आर ई क्यूब बराबर हो जाएगा R1 क्यूब। तो अब यहां पर क्या लिख सकते हैं, आर ई क्यूब बटे 64 को मैंने लिख लिया 4⁻3, बात तो एक ही है, 64 को 4⁻3 लिख लिया और इधर लिख लिया है R1 क्यूब। अब ले लिया दोनों साइड घनमूल, तो जब घनमूल ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, R1 बराबर आर ई बटे 4। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बताइए आप लोग कमेंट करके। क्या है, R1 बराबर होगा आर ई बटे 4। ठीक, अब क्या करना है, यहां पर आपने पढ़ा है कि ये फार्मूला कोणीय संवेग का, तो I1 इंटू ओमेगा 1 बराबर I2 इंटू ओमेगा 2। I1 का मान कितना होगा, दो गोले का जड़त्व आघूर्ण होता है 2/5 हमारे, इसको ध्यान रखना है, तो ये हो जाएगा 2/5, द्रव्यमान तो बदल नहीं रहा, तो ये हो गया mRe², ये वर्तमान समय की मैं बात कर रहा हूं, 2/5 mE/RE², 2/5 mE/RE², कितना लिखा, 2/5 mE/RE²। अब ओमेगा को लिखते हैं 2π/T, तो मैंने यहां पर लिख लिया 2π/T1। अभी कुछ मान नहीं डालना कहीं पे। अब यहां पर आ जाइए, 2/5 बराबर निशान लगा के हो गया 2/5, ये आया, द्रव्यमान बदल नहीं रहा, द्रव्यमान उतना ही रहा, लेकिन त्रिज्या बदल गई, त्रिज्या कितनी हो गई, RE/4 हो गई। तो यहां पर क्या हो गया है, RE/4 का स्क्वायर लिख लिया है, कितना हो गया, RE/4 का होला स्क्वायर। और बचा कितना है भी, और ओमेगा भी लिखना है, 2π/T2, इतना तो मैंने लिख लिया है। अब जरा समझिए क्या आ रहा, यहां पर होगा 2/5, 2/5 कट गया, ME से ME कट गया, अब बचा भी और क्या है, 2π से 2π कट गया, यहां पर बचा इधर RE² T1 का मान पृथ्वी यानी वर्तमान समय में जो दिन होता है उसमें 24 घंटे होते हैं। अब ध्यान रखना, दिन की बात की है, अब ऐसा ना 12 घंटा लिख जाना, 24 घंटे आपको लिखना है, ये 24 घंटे हो गया, बराबर निशान लगा लीजिए। उधर जरा देख लीजिए कितना है, इधर है RE² बटे 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो गया, और गुणे बचा है 1/T2। ठीक है, RE² तो कट गया, अब कितना बचा, ये हमारे पास बचा 8 दूनी 16 और 8 तिया 24। ठीक है, अब जरा देखिए यहां पर क्या मिला है, जो शेष बचा उसको लिखना है। तो 1/3 लेफ्ट साइड में मिला कि नहीं मिला, और राइट साइड में मिला है 1/2 T2, तो 1/2 और T2 हो गया, क्रॉस गुणा कर लीजिएगा, तो आएगा 2T2 बराबर 3, कितना, 2T2 बराबर 3/2, आप भाग कर लीजिए यहां पर, तो कितना आएगा 1.5, 1.5 आ गया 2 से भाग करने पर, तो T2 बराबर कितना हो गया 1.5। ठीक, तो अब बताओ यदि ऐसा कुछ हो जाएगा तो समय यानी 24 घंटे में कितने दिन हो जाएंगे, 24 घंटे, यहां पर जो समय लग रहा था वो समय 24 घंटा नहीं रह जाएगा, बल्कि जो समय दिन में घंटे होंगे वो केवल 1.5 घंटा हो जाएगा। कितना होगा, 1.5 घंटा। तो T2 बराबर कितना निकल गया, 1.5 घंटा। तो यदि पृथ्वी की त्रिज्या कुछ या उसका चेंज होके उसका आयतन वर्तमान का 1/64 हो जाए, तो
आज जो समय हो रहा था कितना, एक दिन में 24 घंटे हो रहे हैं, तो जो दिन में घंटे रह जाएंगे केवल 1.5, और ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। तो इस तरह से पूरा का पूरा पेपर मैंने हल करा दिया है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।